सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है और आज हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। और भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 22 के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज धारा 22 में क्या लिखा गया है, धारा 22 में जो विकृत जो होता है उसके बारे में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति विकृत है तो उसको धारा 22 में बचाव कैसे मिलता है, विकृत व्यक्ति का कार्य और न्यायालय उसको किस प्रकार से देखता है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर चर्चा करते हैं। तो भारतीय न्याय संहिता है जिसको बीएनएस बोलते हैं 2023 की धारा 22, ठीक है, जो आईपीसी में कहां पे थी, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में, भारतीय दंड संहिता में कहां पे थी, धारा 84 थी भाई, ठीक है। और जो नया जो बीएनएस बना है 2023 का, उसमें ये धारा कहां पे है, धारा 22 में बात कही गई है। तो धारा 22 क्या बोलती है, धारा 22 बोलती है कि विकृत व्यक्ति का बचाव, कि अगर कोई व्यक्ति विकृत है तो उसका बचाव कैसे होगा अगर उससे कोई अपराध हो जाता है तो, ठीक है। आइए, कानून यह मानता है कि अपराध करने के लिए व्यक्ति का दिमाग दोषपूर्ण इरादा सही होना चाहिए, ठीक है। तो कानून यह मानता है कि कोई भी व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसका दिमाग क्या है, सही होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है तो वह यह नहीं समझ सकता कि वह क्या कर रहा है, और इसी का फायदा क्या है, विकृत व्यक्ति को मिलता है। अगर किसी व्यक्ति ने दिमाग का संतुलन खो दिया तो उसको यह पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। धारा 22 के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसे करने वाला व्यक्ति कैसा हो, ये बातें कही गई है। तो क्या बोला गया धारा 22 में, कोई ऐसा कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसे करने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार, विकृत हो, यानी कि दिमाग से क्या हो, बीमार हो, दिमागी संतुलन जिसका हुआ हुआ हो, वह सामान्य इंसान की तरह सोचने समझने की स्थिति में नहीं हो, ठीक है। तो धारा 22 बचाव करती है, किस व्यक्ति का बचाव करती है, उस व्यक्ति का बचाव करती है जो कोई कार्य, जो व्यक्ति कोई कार्य अपराध, जो कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है और उस समय उस व्यक्ति का मानसिक रूप से बीमार यानी कि विकृत व्यक्ति है, वह सामान्य इंसान की तरह सोच समझ नहीं सकता, ठीक है। तो उसके लिए बचाव का कार्य करती है धारा 22, ठीक है। कार्य की प्रकृति को न समझना, ठीक है, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो उसकी प्रकृति को नहीं समझ रहा कि ये कार्य कर रहा हूं, इससे क्या होगा भाई, ठीक है, इससे हानि होगी या लाभ होगा, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति जो है वो ये नहीं समझ रहा कि क्या होगा इसका, ठीक है। कार्य की प्रकृति को न समझ पाना भाई, ठीक है, उसे यह पता नहीं कि वह क्या कर रहा है। तो अगर विकृत व्यक्ति है तो उसको यह पता नहीं होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। किसी को पानी में डुबाना यह सोचकर कि वह उसे नहला रहा है, ठीक है। बात नंबर 3, कानून या नैतिक का ज्ञान न होना भाई, वह यह जानने में असमर्थ है कि उसका काम गलत है या कानून के खिलाफ है, ठीक है। अगर ये चीजें वह सामान्य व्यक्ति की तरह सोचने की स्थिति में नहीं है, ठीक है, या उसे यह पता नहीं है कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे किसी को पानी में डुबोना यानी कि वो ऐसे सोच रहा है कि वो नहला रहा है, वह यह जानने में असमर्थ है कि उसका काम गलत है या कानून के खिलाफ है। तो धारा 22 उसका क्या करती है भाई, संरक्षण करती है भाई, ठीक है। तो धारा 22 के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसे करने वाला व्यक्ति मानसिक विकृत हो, ठीक है, यानी उसे सोचने समझने की स्थिति में नहीं है, वो ये नहीं सोच सकता
कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। बात नंबर 2, उसे ये पता नहीं कि वह क्या कर रहा है और वो आम आदमी की तरह नहीं सोच सकता। बात नंबर 3, वह यह नहीं जानता कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है या सही है या कानून के खिलाफ है, ठीक है। तो विकृत चित्त व्यक्ति के लिए संरक्षण का काम करती है धारा 22 में, ठीक है। तो वो ये जो 3 काम किए गए हैं उस व्यक्ति के द्वारा, तो इनके आधार पर उसको अपराध नहीं माना जाएगा भाई, धारा 22 में ये बात कही गई है। आइए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए ए मानसिक रूप से बीमार है भाई, वह एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी से मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वह किसी राक्षस को खत्म कर रहा है। उसका क्या है, भ्रम की स्थिति में है, ठीक है भाई। यहां ए को यह नहीं पता कि इंसान को मार रहा है कार्य की प्रकृति में, तो यहां ए को यह नहीं पता कि वह इंसान को मार रहा है कार्य की प्रकृति, और उसे यह भी नहीं पता कि किसी की हत्या करना कानून गलत है। क्यों, क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार है, ठीक है। उसका जो दिमाग है वही उसके कंट्रोल में नहीं है, तो वो किसी व्यक्ति को राक्षस समझ के मार रहा है, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है और उसको ये नहीं पता कि वो क्या कार्य कर रहा है, वो किसी को मार रहा है और ये कानून में गलत है। नतीजा क्या होगा, कानून के सामने ए अपराधी नहीं है भाई। क्यों नहीं है अपराधी, क्योंकि उसका दिमाग उस वक्त इस स्थिति में नहीं था कि वह अपने काम का परिणाम समझ सके भाई, ठीक है। तो धारा 22 जो विकृत चित्त व्यक्ति है उसको संरक्षण का सहारा है भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 में, जो आईपीसी में 84 धारा थी। आगे चर्चा करते हैं। याद रखने वाली मुख्य बातें, बीमारी का समय भी, ठीक है। तो बीमारी का समय यह सबसे महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपराध करते समय मानसिक रूप से अस्वस्थ होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट यही है, जब अपराध हो रहा है, जब व्यक्ति क्या है मानसिक रूप से संतुलन क्या होना चाहिए, अस्वस्थ होना चाहिए। ये नहीं कि पहले वो सही था और बाद में क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया, ठीक है। अगर वह बाद में पागल हुआ है तो उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना भाई, ठीक है। अगर उसने अपराध कर दिया और बाद में क्या वो पागल, ये बोलते हैं कि पागल हो गया, ठीक है, तो उसको वैसा लाभ नहीं मिलेगा, सजा नहीं होगी भाई। साबित करने का बोझ किस पर होगा भाई, ठीक है। कोर्ट में यह साबित करने की जिम्मेदारी अक्सर आरोपी पक्ष की होती है। क्या साबित करने की, कि वो पागल है भाई, ठीक है, कि घटना के समय वह व्यक्ति वास्तव में अपनी मानसिक स्थिति खो चुका था भाई, ठीक है। तो कोर्ट में ये साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है कि वास्तविक में पागल था, मानसिक स्थिति खो चुका था, तो यह जिम्मेदारी आरोपी पक्ष की होती है भाई, ठीक है, कि ये पागल था भाई टाइम पे, आरोपी पक्ष, ठीक है, जिस पर क्या लगा है, आरोप लगा है। भावनात्मक आवेश नहीं भाई, सिर्फ गुस्सा होना, जलन होना या स्वभाव से अजीब होना विकृत चित्त नहीं माना जाता भाई, ध्यान रखना भाई। यह नहीं कि गुस्से में था ऐसे मार दिया, जलन थी मेरे को इसलिए मार दी, स्वभाव से अजीब था तो ये घटना कर दी, तो ये विकृत चित्त नहीं माना जाएगा। कानून में इसे मेडिकल पागलपन से अलग देखा जाता है, ठीक है। तो कानून में इसे क्या है, मेडिकल जो पागलपन है उससे अलग देखा जाता है, ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। कानून कहता है कि आपको इन दो में से कम एक बात का पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों में से कोई एक भी नहीं जानते तो आपको इस धारा यानी कि धारा 22 का फायदा नहीं मिलेगा। कानून के अनुसार आप तभी विकृत चित्त माने जाएंगे जब आप ये दोनों ही चीज नहीं जानते, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से एक भी चीज का पता है तो आप विकृत चित्त नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना भाई। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति अक्स है भाई जो थोड़ा मानसिक रूप से परेशान है, ठीक है, लेकिन वह अभी भी इतना समझदार है कि वह यह जानता है कि वह क्या कर रहा है, तो इसको धारा 22 का संरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। वह जानता है कि कार्य दोषपूर्ण है, ठीक है, वह ये तो जानता है कि कार्य जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, दोषपूर्ण है कार्य। अगर वह व्यक्ति किसी को थप्पड़ मारता है
और वह जानता है कि थप्पड़ मारना गंदी बात है या किसी को दुख देना गलत है नैतिक रूप से भी, ठीक है, तो वह कानूनी तौर पर दोषी माना जाएगा भाई, ठीक है, क्योंकि उसको ये तो पता है वो कर क्या रहा है। यहां उसे कानून की धारा रटी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस ये सामाजिक समझ होनी चाहिए कि वह गलत है, ठीक है। आगे चर्चा करते, तो इसको सजा मिलेगी क्योंकि कार्य का पता है इसको, ये कार्य गलत है। आगे चर्चा करते, वह जानता है कि कार्य विधि के प्रतिकूल है। एक तो होता कार्य गलत है, एक विधि के प्रतिकूल, ठीक है। अगर वह व्यक्ति जानता है कि मैं जो कर रहा हूं उसे कानून ने मना किया है, जैसे चोरी करना मना है भाई, ठीक है, चोरी करना क्या मना है, तो वह अपनी सजा से बच नहीं सकता भाई। अगर वो व्यक्ति वैसे जानता है कि मैंने जो काम किया वो कानून उसे गलत मानता है, तो भी उसको धारा 22 का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक तो विधि के प्रतिकूल और एक सामान्य कार्य, ठीक है। अगर ये दोनों ही चीज वो नहीं जानता व्यक्ति, तो उसको धारा 22 का फायदा मिलेगा, ठीक है। उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे तो यह पता नहीं था कि चोरी के लिए जेल हो सकती है, ठीक है। कानून का यह सिद्धांत है कि कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है, ठीक है। तो कानून की अज्ञानता क्या है, क्षम्य नहीं। कानून ये मानेगा कि कानून बना दिया तो आपको इसकी जानकारी है, ठीक है, लेकिन उसको सामान्य नैतिकता भी पता नहीं और कानून का भी पता नहीं, ठीक है। अब नैतिकता का पता नहीं तो कानून का कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर वो विकृत है तो उसको धारा 22 का क्या हो जाएगा, लाभ मिल जाएगा। धारा 22 का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आपका दिमाग इस स्थिति में हो। कैसी स्थिति में हो, आपको यह समझ ही न आए कि आप क्या कर रहे हैं, कार्य की प्रकृति ही समझ में न आए, ठीक है, तो मिलेगा भाई आपको। और आपको यह भी समझ न आए कि यह सामाजिक रूप से गलत है या कानूनी गलत है, तो भी आपको क्या है, धारा 22 का लाभ मिलेगा। अगर आपको इतना भी समझ आता है कि मैं जो कर रहा हूं वह किसी के लिए बुरा है या ऐसा करना मना है, तो कोर्ट आपको सामान्य मानकर सजा देगी, ध्यान रखना, ठीक है। कानून ये टेस्ट इसलिए करता है ताकि कोई भी अपराधी पागलपन का नाटक करके कानून से न बच सके। सिर्फ सनक या पागलपन का होना काफी नहीं है, सनक और पागलपन का होना काफी नहीं है भाई। पागलपन का वह सतर होना चाहिए जो आपको सही और गलत पहचानने की अक्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दे। पागलपन वो होना चाहिए जिसमें आपको सही और गलत का पता ही नहीं हो कि आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ठीक है, तब धारा 22 का फायदा मिलता है भाई आरोपी का। आगे चर्चा करते हैं भाई, केस देखते हैं भाई। केस का नाम है हीरा सिंह, गोंड बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इस केस में क्या बात कही थी भाई, इस केस में कोर्ट ने एक बहुत ही स्पष्ट लाइन खींच दी कि हर मानसिक बीमारी को पागलपन नहीं माना जाता। जबरदस्त बात कही थी भाई इसमें न्यायालय ने कि हर मानसिक बीमारी कोई भी हो सकती है, आपको टेंशन भी हो सकती है, उसको पागलपन थोड़ी मान लेंगे। न्यायालय ने हरी सिंह गोंड बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में यह बात कही थी कि हर मानसिक बीमारी को हम पागलपन नहीं मान सकते भाई, ठीक है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर किसी को मिर्गी आती है या उसका स्वभाव बहुत कैसा है, ये चिड़चिड़ा है, तो वह पागल है भाई, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। लेकिन कोर्ट ने कहा कि सिर्फ बीमारी होना ही काफी नहीं है, उस बीमारी का प्रभाव घटना के समय कैसा था यह मायने रखता है, ठीक है। मिर्गी आती है, मिर्गी तो कुछ समय के लिए आती है, वैसे ही हो जाता है, वो बेसुध होने के बाद सही अच्छा दिमाग वैसे वैसे टनाटन चलता है। चिड़चिड़ापन है तो चिड़चिड़ापन वैसे भी हो जाता है, इसको हम मानसिक पागलपन थोड़ी मान लेंगे, मानसिक बीमारी थोड़ी मान लेंगे। तो इसमें ये बात कही थी हरी सिंह गोंड बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में कि हर मानसिक बीमारी क्या है, पागलपन नहीं है भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। स्वभाव और बीमारी का बचाव नहीं भाई, ठीक है, स्वभाव और बीमारी का बचाव नहीं है। धारा 22 में क्या बात कही है, अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे अपराध करने की छूट मिल गई, ठीक है।
गुस्सा आना या चिड़चिड़ापन एक सामान्य मानवीय व्यवहार है, मानसिक विकृत नहीं है भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक बात है, किसी को भी आ सकता है, चिड़चिड़ापन किसी का भी हो सकता है, तो ये क्या है, मानसिक बीमारी नहीं है, ध्यान रखना भाई। मिर्गी का तर्क, मिर्गी के दौरे पड़ना एक शारीरिक तांत्रिक या तंत्रिक संबंधी समस्या है। तो शारीरिक जो न्यूरोसिस्टम होता है उसकी समस्या होती है भाई मिर्गी का दौराना। कोर्ट ने कहा था इस केस में, क्या बात कही थी कोर्ट ने, अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी आती है तो वह हर समय पागल नहीं रहता भाई, जबरदस्त, जब तक वो मिर्गी का असर है तब तक पागल रहेगा और बेसुध हो जाएगा। दौरे के बीच के समय में वह सामान्य इंसान की तरह सोच समझ सकता है भाई, ध्यान रखना। क्यों, मिर्गी वाला जब तक वो दौरा तब तक ये ऐसा व्यवहार करेगा, मिर्गी का दौरा खत्म होते ही वो वैसे ऐसे आदमी जो सामान्य आदमी है वैसा व्यवहार करता है, तो इसे धारा 22 का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए केवल यह कह देना कि मैं मिर्गी का मरीज हूं, उसे कानून की धारा 22 का लाभ नहीं दिला सकते। ठीक है, अब क्या होगी परीक्षा, परीक्षा क्या है, अदालत यह देखती है कि अपराध करते समय क्या उस व्यक्ति का दिमाग इतना खराब था कि उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता था भाई। ठीक है, अगर मिर्गी या चिड़चिड़ेपन के बावजूद अपराध करते समय वह व्यक्ति यह समझ पा रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वह गलत है, तो उसे सजा मिलेगी भाई, ध्यान रखना भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कानून की पहली उपधारणा क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करें। कानून एक बहुत ही समझदारी भरी धारणा लेकर चलता है। कौन सी धारणा लेकर चलता है, तो कानून की पहली उपधारणा क्या है, तो कानून एक बहुत ही समझदारी भरी धारणा लेकर चलता है। हर इंसान समझदार है भाई, ये कहता है कानून। ठीक है, जब तक साबित न हो जाए, कोर्ट यह मानकर चलती है कि घटना के समय आरोपी का दिमाग ठीक था। ठीक है, जब तक आप किसी व्यक्ति को ये साबित नहीं कर देते कि ये विकृत है, तब तक कोर्ट ये मान के चलेगा कि व्यक्ति जो था जिस समय अपराध हुआ वो एक क्या था, सामान्य व्यक्ति है। ठीक है, वो आरोपी ठीक है। अगर आपने ये साबित कर दिया कि वो ठीक नहीं है, तो ही आप उसको क्या कर सकते हैं भाई, उसको विकृत घोषित करके बचाव कर सकते हैं। धारा 22 का लाभ उसको तभी मिलेगा। ठीक है, उसे पता था कि वह क्या कर रहा है और उसे यह भी पता था कि वह जो कर रहा है वह गलत है। ठीक है, इसलिए अभियोजन पक्ष, यानी कि अभियोजन पक्ष कौन सा, सरकारी वकील, सरकारी वकील को यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आरोपी पागल नहीं था भाई। ठीक है, तो इसमें जो है पागल साबित करने का जो है सब साबित कौन करेगा, वो जो डिफेंस जो है जिसके ऊपर आरोप लगे हैं वो करेगा कि ये जो मेरा क्लाइंट है ये पागल है, इसलिए इसको धारा 22 का लाभ मिलना चाहिए। सरकारी वकील ये घोषित नहीं करेगा कि ये पागल नहीं है। ठीक है, यह तो कानून की नजर में पहले से ही सच है भाई। ठीक है, तो क्यों नहीं करेगा, क्योंकि कानून की नजर में पहले से ही सच है कि इसने अपराध किया है। ठीक है, अब साबित वो करेगी मैं पागल हूं। अब गेंद कहां पे जाएगी, गेंद आरोपी के पाले में चली जाएगी, तो आरोपी को साबित करना पड़ेगा कि पागल है। ठीक है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ कौन देगा, ये आरोपी देगा। अगर आरोपी कहता है कि मैं तो पागल था, मुझे तो पता नहीं था कि मैंने क्या किया, तो सबूत देने की जिम्मेदारी बर्डन ऑफ प्रूफ पूरी तरह से आरोपी की है भाई। आरोपी दे सबूत कि तुम पागल है खुद। आरोपी को साबित करना होगा, उसे कोर्ट में डॉक्टर की रिपोर्ट, इलाज के कागजात या गवाह पेश करने होंगे जो यह बताएंगे कि घटना के वक्त उसका मानसिक संतुलन सच में बिगड़ा हुआ था। ठीक है, सिर्फ कह देना काफी नहीं है भाई इसमें। अगर आरोपी सिर्फ अपनी बातों से कहे कि मैं पागल हूं, तो कोर्ट इसे नहीं मानेगा। उसे यह प्रबल संभावनाओं से साबित करना होगा कि हाँ उस समय वह अपनी बुद्धि खो चुका था भाई। ठीक है, आगे चर्चा। मान लीजिए एक कमरे में ए ने बी का मर्डर कर दिया भाई। उदाहरण देखते हैं, ए व्यक्ति था, उसने बी का मर्डर कर दिया कमरे के अंदर। अब सरकारी वकील जो है
वह बस यह साबित करेगा कि मर्डर ए ने किया है। तो सरकारी वकील यह साबित करेगा कि मर्डर किसने किया है, ए ने किया है। वे ए के मानसिक हालात के बारे में कुछ नहीं कहेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि कानून मानता है कि ए क्या है, स्वस्थ था भाई। अब डिफेंस ए के ऊपर आरोप लगाए, ए क्या बोलेगा, आरोपी का वकील यानी कि डिफेंस क्या बोलेगा। अब ए का वकील बोलेगा कि मेरा क्लाइंट पागल है। अब इस बात का सबूत कौन देगा भाई, तो इस बात का सबूत सीधी बात है डॉक्टर देंगे, डॉक्टर की रसीदें, मेंटल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, पिछले कुछ दिनों का क्या है जो उसका व्यवहार है वो देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से किसकी होगी, जो डिफेंस वकील है उसकी होगी। अगर वे ठोस सबूत नहीं दे पाए तो ए को अपराधी मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसकी प्रक्रिया चलती है। ये केस था। ये चारों वे स्थितियां हैं जिनमें एक व्यक्ति सही गलत का फैसला लेने में अक्षम हो सकता है। तो ये चार स्थितियां दिखाई गई हैं जिसमें क्या है, व्यक्ति जो है सही गलत का फैसला नहीं ले सकता भाई, लेने में क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। आइए देखते हैं। जड़ अथवा मूड, यह वह व्यक्ति होता है जो जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर होता है। तो जड़ अथवा मूड वो व्यक्ति होता है जो जन्म से ही क्या मानसिक रूप से कमजोर है। सरल अर्थ, इसका दिमाग पूरी तरह से विकसित ही नहीं हुआ होता, ठीक है। जैसे एक बच्चा जो उम्र में तो बड़ा हो गया लेकिन उसकी सोच समझने की क्षमता बहुत ही क्या है, कम है। यह कोई बात नहीं, यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसके दिमाग का क्या जन्मजात विकास न होना है, ठीक है। एक तो यह होता है कि इसमें सही और गलत का फैसला नहीं ले पाता, उनका जड़ या मूड यानी कि जन्मजात से ही। फिर अब बीमारी के कारण विकृचित हो गया हो, बीमारी के कारण क्या हो गया हो, दिमागी संतुलन बिगड़ गया हो, मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। यह वह स्थिति है जहां व्यक्ति जन्म से तो ठीक था लेकिन किसी गंभीर बीमारी के कारण उसका क्या मानसिक संतुलन बिगड़ गया, शरीर की किसी बीमारी का असर उसके दिमाग पर पड़ गया भाई, इसके कारण क्या है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। उदाहरण, किसी गंभीर संक्रमण या बीमारी की वजह से व्यक्ति अपना आपा खो दे और यह न समझ सके कि वह क्या कर रहा है, ठीक है। तो बीमारी के कारण विकृचित हो गया हो। बात नंबर 4, पागल भाई, वह व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बीच बीच में बिगड़ता है। सरल अर्थ, वह हमेशा पागल नहीं रहता, उसे दौरे पड़ते हैं या वह कभी कभी पागल हो जाता है और कभी कभी बिल्कुल सामान्य हो जाता है। कानूनी पेच, यह सबसे महत्वपूर्ण है। अगर उसने अपराध सामान्य रहने के दौरान किया, यही मैं आपको बता रहा था। अगर उसने अपराध, अब दौरे आ रहे हैं तो दौरे पूरे दिन थोड़ी आएंगे, अगर उसने अपराध सामान्य होने दौरा नहीं आ रखा, वो सामान्य होने के दौरान किया तो उसे कोई छूट नहीं मिलेगी। उसे छूट तभी मिलेगी जब वह अपराध पागलपन के दौरे के बीच के समय में करेगी, ठीक है, तभी उसको धारा 22 का क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, बात नंबर 4, मंदोमत। मंदोमत क्या है? मंदोमत व्यक्ति, यहां मंदोमत का अर्थ सिर्फ शराब पीना नहीं है, ठीक है, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। मदो यानी कि मद बोलते हैं किसको, शराब को। तो मदोन्मत का मतलब है यहाँ पे शराब पीना नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। अंतर देखते हैं। अगर किसी ने मर्जी से नशा किया है तो कानून उसे छूट नहीं देगा भाई। अब मर्जी से किसी ने नशा कर लिया तो कानून उसको छूट क्यों देगा, ठीक है, तूने खुद ने पिए भाई, अपवाद है इसका। अगर किसी ने उसे धोखे से नशा दिया, ये बात ध्यान में रखना, और उस नशे की वजह से उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, तब वह इस श्रेणी में आकर बचाव का हकदार हो सकता है भाई, ध्यान रखना भाई। ये चौथा पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको काम भी आएगा कहीं ना कहीं। अगर अपवाद क्या है, अगर किसी ने धोखे से उसको नशा दिया और नशे की वजह से वो दिमाग जो है वो काम करना बंद कर दिया और तब उसने कोई अपराध कर दिया, तो
धारा 22 का उसको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। केस देखते हैं भाई, मोहम्मद अनवर बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली। क्या केस था? इस मामले में आरोपी ने दो बड़े बहाने बनाए भाई। एक तो यह है कि वह किशोर है भाई, तो इसमें क्या बनाया, दो मोहम्मद अनवर बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली जो था, इसमें आरोपी ने दो बहाने बनाए। कौन से? एक तो वो ऐसे बोला आरोपी कि मैं किशोर हूं भाई, ठीक है भाई, और दूसरा यह है कि वह विकृत है भाई। लेकिन कोर्ट ने दोनों दलीलों को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। हमारा मुख्य फोकस यहाँ पे विकृत जो है चित्रिता पर है भाई। कोर्ट ने उसे विकृत क्यों नहीं माना भाई? इसके पीछे कोर्ट का तर्क बहुत व्यवहारिक था भाई। क्या था कोर्ट का तर्क? समझ का प्रमाण। कोर्ट ने क्या कहा? समझ का प्रमाण। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सच में विकृत होता तो उसे यह पता ही नहीं होता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन इस आरोपी के घटनास्थल पर किए गए कामों ने साबित कर दिया कि उसका दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा था भाई। ये बात कही थी भी किसने? कोर्ट ने, कि समझ का प्रमाण, कि आप जो है उस समय जो काम जो कर रहे थे उससे साबित हो जाता कि आपका दिमाग बिल्कुल क्या है, सही है। कोर्ट ने दो मुख्य बातें पकड़ी हुई इस केस में। घटनास्थल से भाग जाना, ठीक है। पहले तो न्यायालय ने बोला कि आप वहां से घटनास्थल से भाग गए थे, अगर पागल होते तो आप भागते थे। अगर पागल व्यक्ति जिसे पता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है, वह पुलिस या पकड़े जाने के डर से भागता नहीं है, ठीक है भाई। भागने का मतलब है उसे पता था कि मैंने कुछ गलत किया है और अगर मैं वहां रुकूंगा तो मुझे पकड़ लिया जाएगा भाई। एक पॉइंट तो न्यायालय ने ये कहा भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या की कि आपने बचने का प्रयास किया। अगर पागल व्यक्ति तो भागेगा, वही पकड़ रहा, कोई पकड़ रहा, उसको ये नहीं पता किया क्या तुमने। बचने का प्रयास, खुद को बचाने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि आरोपी अपनी स्थिति और अपनी सुरक्षा के प्रति सचेत था भाई, ठीक है। ये बात न्यायालय ने कही थी। आइए आगे बात करते हैं। भागना और खुद को बचाना सामान्य समझ की निशानी है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जो भागकर बचने की कोशिश कर सकता है, वह यह भी जानता ही है कि मेरा कार्य दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है भाई, ठीक है। मेघ नाटक का मामला भाई, मेघ नाटन का मामला, ये क्या मामला था? मेघ नाटन का मामला 1843 का मामला है। तो मेघ नाटन का जिक्र किया यहाँ पे, इसके बारे में हम देखते हैं। यह समझ लीजिए कि दुनिया भर की अदालतों में जब भी पागलपन की बात होती है तो इसी केस का नियम आधार बनता है। किस केस का नियम आधार बनता है? मेघ नाटन का जो मामला था 1843 का, उसका जो नियम जो है आधार बनता है। इसमें नियम दिए गए थे। आइए क्या बात है मेघ नाटन केस की कहानी क्या है, आइए देखते हैं। मेघ नाटन को एक बीमारी थी। उसे लगता था कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। उसने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को मारने की सोची, ठीक है, लेकिन गलती से किसी और यानी कि मिस्टर ड्रगमोंड को गोली मार दी भाई, ठीक है भाई। कोर्ट ने उसे पागल मानकर छोड़ दिया भाई, ध्यान रखना भाई। इस फैसले से जनता नाराज थी, इसलिए कोर्ट ने कुछ नियम बनाए जिन्हें क्या कहते हैं भाई? मेक नाटन रूल्स कहते हैं, मेक नाटन नियम कहते हैं। तो ये नियम क्या थे, आइए देखते हैं। 5 नियम दिए थे। सामान्य होने की धारणा, कोर्ट यह मानकर चलता है कि हर इंसान समझदार है जब तक आप खुद सबूत न दे दें कि आप पागल थे, कानून आपको सही सलामत ही मानेगा। बात नंबर 1। नियम 2, पागलपन की असली परिभाषा। पागलपन का फायदा तभी मिलेगा जब आप यह साबित कर दें कि बीमारी की वजह से आप यह भी नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, कार्य की प्रकृति क्या क्या किया आपने, या यह नहीं समझ पा रहे थे कि आप क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये दूसरा नियम दिया भाई मैक नाटन के मामले में, ठीक है, कि आपको ये पता अगर नहीं है कि क्या कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है, आप विकृत है भाई। सही गलत का फर्क भाई, बात नंबर 3 क्या दी भाई इसमें, मॉरल लीगल, ठीक है, क्या सही गलत का फर्क भाई। अगर अपराधी इतना होश में है कि उसे पता है कि यह काम गलत है और यह काम कानून के खिलाफ है, तो उसे पागल नहीं माना जाएगा। यानी अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वह क्या है, गड़बड़ है और आप जेल जाने के हकदार हैं, ठीक है, तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, विकृत नहीं माना जाएगा। डॉक्टर की गवाही पर सीमा में, अगर किसी डॉक्टर ने अपराधी को घटना के समय कभी देखा ही नहीं, ठीक है, अगर किसी डॉक्टर ने अपराधी को घटना के समय कभी देखा ही नहीं, तो वह सिर्फ कागजों के आधार पर यह फैसला नहीं सुना सकता कि हाँ यह आदमी तो पक्का पागल था, ठीक है। कोर्ट खुद के सबूतों को ज्यादा महत्व देती है, ठीक है। अगर डॉक्टर ने घटना के समय किसी व्यक्ति को नहीं देखा तो कागजों पर यह नहीं बोल सकता डॉक्टर कि ये व्यक्ति तो पक्का पागल है। कोर्ट क्या बोलती है भाई, खुद के सबूतों को ज्यादा महत्व देती है भाई। भ्रम की स्थिति में, यह थोड़ा तकनीकी है, इसे ऐसे समझिए, अगर किसी व्यक्ति को भ्रम है तो उसे तभी बचाव मिलेगा जब उसका भ्रम उसे गलत काम को सही समझने पर मजबूर कर दे, ठीक है, तो उसे बचाव कब मिलेगा, अगर किसी व्यक्ति को भ्रम है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को बचाव कब मिलेगा, उस व्यक्ति को भ्रम है तो उस व्यक्ति को बचाव तभी मिलेगा जब उसका भ्रम उसे गलत काम को सही समझने पर मजबूर करती है। कि जो व्यक्ति जो काम कर रहा है तो वो खुद ये सोचे कि ये गलत काम, वो कर तो रहा गलत काम, लेकिन वो ये सोचे कि ये सही है, सही समझने पर मजबूर कर दे, ठीक है, तब उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। उदाहरण देखते हैं इसमें, अगर उसे भ्रम है कि कोई उसकी जान लेने आ रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आ रहा है, उसे ये भ्रम है कि उसकी जान लेने आ रहा है और वह अपनी रक्षा में उसे मार देता है, तो यह आत्मरक्षा माना जा सकता है। लेकिन अगर उसे भ्रम है कि मेरी नौकरी नहीं लग रही इसलिए मैं किसी को भी गोली मार दूं, तो यह बचाव नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए। आइए आगे चर्चा करते हैं। तो ये जो थे 5 नियम दिए थे मैक नाटन के मामले में, धारा 22 में जो है इसकी क्या है, बचाव दिया है। तो इन 5 नियमों को जरूर देखना, अगर पागलपन का कोई केस आपके सामने आए तो ध्यान रखना। आगे चर्चा करते हैं। धारा 22 का पावर ऑफ डिफेंस, कानून कहता है किसी को सजा तब मिलती है जब उसका इरादा गलत हो, लेकिन अगर दिमाग ही बीमार है तो इरादा कैसा हुई, ठीक है, अगर दिमाग ही बीमार है उस व्यक्ति का इरादा कैसा। इसलिए धारा 22 सुरक्षा कवच की तरह काम करती है भाई, भारतीय न्याय संहिता की धारा 22, ठीक है। आपके द्वारा बताई गई 3 शर्तें जो हैं इनके बारे में हम देखते हैं। समय का तालमेल भाई सबसे जरूरी है। घटना के समय व्यक्ति पागल होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं कि बाद में पागल होया वो तो उसको लाभ नहीं मिलेगा धारा 22 का। अगर कोई व्यक्ति सुबह पागल था, दोपहर में अपराध किया, जब वह होश में था और शाम को फिर पागल होगा, तो उसे धारा 22 का लाभ नहीं मिलेगा भाई। कोर्ट बस उसी पल को देखती है जब अपराध हुआ था, ठीक है। सुबह पागल था वो और दिन में दोपहर में उसने अपराध कर दिया, तब वो सामान्य था और रात को वो फिर से पागल होगा, तो इसमें इसको फायदा नहीं मिलेगा। समय का तालमेल सबसे जरूरी है। कार्य की प्रकृति का ज्ञान न होना, कि जो वो कार्य कर रहा है उसका ज्ञान नहीं, उसका उसकी प्रकृति जो है, नेचर जो है उसका कार्य का कि इससे क्या होगा उसका ज्ञान नहीं, वह अपने काम का मतलब ही नहीं समझ पा रहा हो, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति किसी को पानी में डुबो रहा हो और उसे लग रहा हो कि वह तो बस उसे नहला रहा है, उसे पता ही नहीं है कि वह हत्या कर रहा है या उसे अपराध का बोध ही नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना भाई, कार्य की प्रकृति का ज्ञान न होना, तब भी धारा 22 का क्या है, सुरक्षा कवच है भाई। गलत या कानून के खिलाफ होने का ज्ञान न हो, ठीक है, उसको गलत, वो उसको ये पता नहीं हो कि उसको
ये ज्ञान नहीं हो कि वो गलत कर रहा है और ये गलत जो है ये कानून के खिलाफ है। उसे ये समझ आ रहा हो कि वह जो कर रहा है, वह जो काम कर रहा है, वह समाज या कानून की नज़र में गलत है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि मैं राक्षस को मार रहा हूँ और उसे यह बिल्कुल नहीं पता कि किसी की जान लेना कानूनी जुर्म है, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है। ये सुरक्षा कवच थे। ये 3 बातें ध्यान रखना भाई केस में। आगे हम चर्चा करते हैं। केस का सार केस देखते हैं। मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्पर। इस केस में मोहम्मद हुसैन बनाम किंग एम्पायर का केस था। इस केस में आरोपी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। ठीक है भाई। बाद में डॉक्टरी जांच में पता चला कि वह वास्तव में मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन फिर भी उसे कोर्ट ने सजा दी। क्यों दी भाई सजा? आइए देखते हैं। कोर्ट ने घटना के समय के व्यवहार को देखा भाई कि जब घटना हुई थी तब इसका व्यवहार क्या था। ये देखो, सामान्य बातचीत में उसने पत्नी से पानी मांगा भाई। ठीक है। एक सामान्य इंसान की तरह व्यवहार किया था भाई। पानी सामान्य इंसान मांगता है। समझ थी भाई। उसे पता था कि पत्नी ने पानी देने से मना किया भाई, यानी वह स्थिति को समझ रहा था। अब उसने पानी मांगा, पत्नी ने पानी देने से मना कर दिया, तो वो स्थिति को समझ रहा था। ठीक है भाई। होश में काम करना भाई। उसने कुल्हाड़ी उठाई और हमला किया। यह एक सचेत कार्य था। आत्मसमर्पण, वह खुद पुलिस स्टेशन गया और घटना की सूचना दी कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। यह दिखाता है कि उसे पता था कि उसने कुछ किया है और अब उसे पुलिस के पास जाना चाहिए, नहीं तो पुलिस के पास ही नहीं जाता। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला इसमें? कोर्ट ने कहा कि भले ही वह बीमारी का शिकार था, लेकिन अपराध करते समय उसका दिमाग इतना तो काम कर रहा था कि वह जान सके कि वह क्या कर रहा है। ठीक है। तो इसको धारा 22 का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। धारा 22 का लाभ लेने के लिए आरोपी को कोर्ट में 3 बातें साबित करनी होती हैं। कौन सी बातें? समय का मिलान। उसे यह साबित करना होगा कि जिस समय मैंने कुल्हाड़ी चलाई, ठीक उसी सेकंड में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। ठीक है। अगर उसने सुबह पानी मांगा और हमला किया, तो वह बीच के समय में क्या सोच रहा था, यह सबसे जरूरी बात है। ठीक है। परिणामों का अज्ञान भाई। उसे यह साबित करना होगा कि मुझे यह पता नहीं था कि कुल्हाड़ी से मारने पर इंसान मर सकता है। अगर उसे पता था कि मारने से मौत होती है, तो वह विकृत चित्त का बचाव नहीं ले सकता। ठीक है। तभी तो उसने कुल्हाड़ी उठाई, तो ये लाभ नहीं ले सकता धारा 22 का। नैतिकता का अज्ञान भाई। उसे यह साबित करना होगा कि मुझे यह पता नहीं था कि किसी की हत्या करना बुरा है या कानूनन गलत है। अगर वह यह समझ रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वह बुरा है और मुझे पुलिस से बचना चाहिए, तो इसका मतलब है कि वह सामान्य था। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। केस का सार। अगला केस देखते हैं। मोहम्मद मनन बनाम स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में अभियुक्त को ट्रायल कोर्ट यानी कि निचली अदालत ने क्या दे दी? मृत्यु दंड यानी कि फांसी दे दी थी। ठीक है। लेकिन जब मामला ऊपरी अदालत जैसे सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो उन्होंने अभियुक्त को फांसी न देकर आजीवन कारावास में बदल दिया। ठीक है। क्यों बदल दिया? कोर्ट ने ऐसा क्यों किया भाई? इसके पीछे 3 मुख्य आधार थे जिन्हें समझना जरूरी है। मानसिक स्थिति, सजा की लंबी अवधि, सुधार की संभावना भाई। ये 3 बातें थी। मानसिक स्थिति क्या थी? यद्यपि अभियुक्त ने अपराध किया था, लेकिन उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट ने यह बताया कि घटना के समय वह पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था। ठीक है। एक पॉइंट बन गया। कानून का एक सिद्धांत यह है कि अगर मानसिक स्वास्थ्य संदिग्ध है, तो फांसी जैसी कठोर सजा देने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है भाई। सजा की लंबी अवधि। अभियुक्त पहले से ही जेल में बहुत लंबे समय सजा काट चुका था। कोर्ट ने माना कि इतने साल जेल में रहने के बाद
जो व्यक्ति अपराधी था वह काफी बदल चुका है। अब उसे मौत की सजा देना न्याय के उद्देश्य को पूरा करना नहीं है। ठीक है। सुधार की संभावना, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। भारतीय न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल बदला लेना नहीं है बल्कि सुधारना है। कोर्ट को यह लगा कि इस व्यक्ति के अंदर अभी भी इंसानियत बची है और उसमें सुधार की गुंजाइश है, इसलिए उसे एक और मौका दिया जाना चाहिए। तो ये 3 बातें न्यायालय ने इस केस में कही थी। आगे हम चर्चा करते हैं। इसे आप सजा के सिद्धांत के तहत समझ सकते हैं। मृत्युदंड अंतिम विकल्प है भाई। ठीक है। फांसी केवल उन मामलों में दी जाती है जो दुर्लभतम से दुर्लभ हो भाई, दुर्लभ से दुर्लभ हो, उनमें क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है। परिस्थितियों का महत्व भाई। ठीक है। अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोर्ट सजा सुनाते समय अभियुक्त की मानसिक स्थिति, जेल में बिताया गया समय और उसे भविष्य में सुधारने की संभावना को जरूर देखती है। ठीक है। न्याय का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं, न्याय का उद्देश्य क्या है, केवल दंड देना नहीं है बल्कि यह देखना कि क्या वह व्यक्ति समाज के लिए अब भी उतना ही खतरनाक है जैसे पहले था। डॉक्टर बनाम जज के नजरिए से, अब डॉक्टर का नजरिया क्या होगा पागलपन में और जज साहब का नजरिया क्या होगा। चिकित्सीय पागलपन में, डॉक्टरों के लिए पागलपन एक बीमारी है भाई। ठीक है। दृष्टिकोण में, एक डॉक्टर के लिए अगर किसी का दिमाग किसी भी तरह से सामान्य नहीं है, चाहे उसे गुस्सा आता हो, वह उदास रहता हो या उसका स्वभाव अजीब हो, तो वह क्या है, मानसिक रोगी है। ठीक है। तो डॉक्टरों के लिए ये क्या है, बीमारी है। ठीक है। चाहे उसको गुस्सा आता हो, चाहे वह उदास रहता हो या उसका स्वभाव अजीब हो गई, तो डॉक्टरों के लिए एक मानसिक रोग है। डॉक्टर का तर्क क्या होगा, मेडिकल साइंस कहती है कि बीमार व्यक्ति ने अपराध किया तो उसे सजा नहीं, इलाज मिलना चाहिए। डॉक्टर बीमारी देखते हैं, अपराध का इरादा नहीं। तो जज साहब क्या देखेंगे, विधिक पागल भाई। कानून के लिए पागलपन केवल एक क्या है, अक्षमता है। ठीक है। क्या है भाई, दृष्टिकोण क्या है, जज साहब क्या सोचेंगे। कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपराधी को कोई बीमारी है या नहीं। कानून बस यह देखता है कि क्या अपराध करते समय आरोपी का दिमाग इतना खराब था कि वह सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रहा था। ठीक है। कानून का तर्क कोर्ट के लिए भी, अगर अपराधी को यह पता था कि मैं जो कर रहा हूं वह कानून के खिलाफ है, तो वह कानूनी तौर पर स्वस्थ है और उसे सजा मिलेगी। ठीक है। तो न्यायाधीश ये नहीं सोचेंगे, जज साहब ये नहीं सोचेंगे। जज साहब तो ये देखेंगे जब मामला घटित हुआ तब उसका दिमाग कैसा था। ठीक है। उसको कानून को ये कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो बीमार हो चाहे मत हो। ठीक है। लेकिन जब कार्य हुआ तब उसका दिमाग कैसा था। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। उन्मत्ता, उन्मत्ता क्या है, पुराने समय में कानून केवल पागलपन के लिए उन्मत्ता शब्द का इस्तेमाल करता था भाई। ठीक है। तो पुराने समय में जो कानून केवल पागलपन के लिए किसका इस्तेमाल करता था, उन्मत्ता का। ठीक है। इसका मतलब अक्सर ऐसे व्यक्ति से लिया जाता था जिसे दौरे पड़ते हैं या समय समय पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। इसकी परिधि बहुत ही सीमित थी, किसकी, उन्मत्ता की। लेकिन विकृत चित्ता जो आई है, विकृत ये चित्ता जो आई है, नया जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 और पहले की धारा 84, अब जो धारा है वो 22 भी विकृत चित्ता शब्द का उपयोग करती है। यह शब्द बहुत व्यापक है। इसके पीछे का तर्क यह है, इसके पीछे का तर्क क्या है, व्यापकता में। विकृत चित्ता का मतलब है दिमाग का वह सत्र जहां वह सामान्य रूप से कार्य करने में असमर्थ है, जैसे एक सामान्य इंसान कार्य करता है। इसमें वे सभी लोग आ जाते हैं जिनका दिमाग किसी भी कारण, चाहे वे जन्म से, चोट से, बीमारी से, किसी अन्य मानसिक विकार से सही गलत का फर्क करने की स्थिति में नहीं, यानी कि सही गलत का फर्क नहीं कर सकता। तो इसमें विकृत चित्ता में ये सभी लोग आ जाते हैं, धारा 22 भारतीय न्याय संहिता में। ठीक है। कारण का बंधन नहीं है इसमें। कानून यह नहीं कहता कि पागलपन सिर्फ बीमारी से होना चाहिए। ठीक है। तो इसमें कारण का बंधन नहीं है, यह नहीं है कि पागलपन सिर्फ बीमारी से ही होना चाहिए।
वह बस यह देखता है कि क्या दिमाग आज काम कर रहा है, अगर नहीं तो वह व्यक्ति विकृचित है। ठीक है। अगर कानून में सिर्फ उन्मत्ता शब्द होता तो शायद यह व्यक्ति बच नहीं पाता, क्योंकि उसे बार बार दौरे नहीं पड़ते भाई। ठीक है। तो अगर कानून में उन्मत्ता होता तो क्या आज वो व्यक्ति नहीं बच पाता, क्योंकि कानून में क्या था, जिसको बार बार क्या कर रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं। ठीक है। तो आज ये क्या बच नहीं पाता, क्यों नहीं बच पाता, क्योंकि दौरे वाला इंसान वो क्या हो जाता है, बीच में सही हो जाता है। ठीक है। लेकिन विकृचित्ता शब्द इतना बड़ा है कि यह इस व्यक्ति को भी अपने दायरे में ले लेता है। ठीक है। उन्मत्ता एक खास तरह का पागलपन होता है। ठीक है। लेकिन विकृचित्ता मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की हर संभावना है। और धारा 22 में अब जो है विकृचित्ता में कौन कौन दे दिए, चाहे वो जन्म से हो, चोट से हो, बीमारी से हो, या किसी अन्य मानसिक विकार से हो। ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। निंद्रा भ्रमण क्या है भैया? निंद्रा भ्रमण क्या है और इसका धारा 22 में कैसा कवच है, सुरक्षा कवच? निंद्रा भ्रमण, जो नींद में चलते हैं उसको बोलते हैं निंद्रा भ्रमण। कानून यह मानता है कि नींद में चलने वाले व्यक्ति अपने कार्यों के लिए सचेत नहीं होते। जो कार्य कर रहे हैं वो नींद में वो सचेत नहीं होते। ठीक है। ऐसे नहीं वो नींद से उठ के चल पड़े, नहीं। जो नींद में चलने वाले व्यक्ति हैं वो कार्य करने में सचेत नहीं होते, उसका दिमाग उस समय काम नहीं कर रहा होता भी, इसलिए वह जो करता है वह उसका इरादा नहीं होता। ठीक है। इरादा नहीं है तो उसका अपराध नहीं है, अपराध नहीं है तो धारावाही सुरक्षा कवच है। उदाहरण की व्याख्या करते हैं। उदाहरण दे, बच्चे को कुएं में गिराना। एक लेडीज थी, उसने क्या किया, नींदों में चल के बच्चे को क्या गिरा दिया, कुएं में गिरा दिया। इसमें से स्त्री होश में नहीं थी भाई। ठीक है। उसके दिमाग ने उसे यह संकेत नहीं दिया कि वह क्या कर रही है, नहीं तो अपने बच्चे को कौन कुएं में गिराती। ठीक है। चूंकि उसका इरादा बच्चे को नुकसान पहुंचाने का नहीं था ही नहीं, क्योंकि वह गहरी नींद में थी, इसलिए उसे विकृचित धारा 22 के सामान्य बचाव मिलेगा और उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो जो नींद में चलने वाले व्यक्ति हैं उनको भी धारा 22 का क्या सुरक्षा कवच मिलता है। ठीक है। आगे हमारे पास उदाहरण है नंबर 2 पे, संकीय आचरण। तो क्या संकीय आचरण जो है उसको भी विकृचित्ता यानी कि धारा 22 का संरक्षण मिलता है। आइए देखते हैं। संकीय आचरण बनाम विकृत चित्ता में। सनक, लोग अक्सर समझते हैं कि सनक या अजीब हरकतें करना पागलपन है, लेकिन कानून इसे नहीं मानता भाई। तो कानून सनक को नहीं मानता भाई, सीधी बात है। कोई व्यक्ति अजीब कपड़े पहनता है, अकेले बात करता है, या उसका व्यवहार दूसरों से बहुत अलग है, यह सनक हो सकता है। ठीक है। लेकिन यह पागलपन नहीं है, ध्यान रखना भाई। तो कोई व्यक्ति अजीब कपड़े पहने, अपने आप से बात करे, उसका व्यवहार दूसरों से अलग हो, तो ये क्या है, सनक हो सकती है। ये पागलपन नहीं है भाई, और इसका फायदा कानून में नहीं मिलता भाई। कानून का नियम भाई, कानून कहता है कि सनक और पागलपन में जमीन आसमान का फर्क है भाई। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सनकी है लेकिन वह जानता है कि चोरी करना गलत है और खून करना कानून के खिलाफ है, तो उसे सजा मिलेगी भाई। ठीक है। धारा 22 का फायदा केवल उसे ही मिलेगा जो यह साबित कर दे कि उसकी बीमारी ने उसे सही और गलत पहचानने के काबिल ही नहीं छोड़ा भाई। ठीक है। तो धारा 22 का फायदा उसे मिलेगा। आइए आगे चर्चा करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्या है, पॉइंट है, ध्यान रखना, छोटे छोटे पॉइंट है। सौपन का भ्रमण भाई, वो था निंद्रा भ्रमण, यह है सौपन का भ्रमण। कानून मानता है कि इंसान का दिमाग कभी कभी ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे हकीकत और कल्पना के बीच का फर्क पता ही नहीं चलता। ठीक है। मुख्य बात भाई, यदि कोई व्यक्ति सपने में या सपने जैसी अवस्था में है तो उसका सचेत दिमाग बंद होता है। ध्यान रखना, अगर सपने में कोई कार्य किया गया तो क्या है, वो सचेत दिमाग उसका बंद होता है। दोषपूर्ण इरादा भाई, अपराध के लिए इरादा होना जरूरी है भाई।
लेकिन जो व्यक्ति सपने में है उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं है, क्योंकि उसे तो लग रहा है कि वह बस एक सपने में जी रहा है। ठीक है, तो सब सपने में कोई व्यक्ति है तो उसको धारा 22 का क्या मिल जाएगा, कवच मिल जाएगा। सवरक का आदेश में, सवरक का आदेश वाला उदाहरण, यह सबसे चर्चित उदाहरण है। मान लीजिए किसी मानसिक रोगी को यह भ्रम हो जाए कि उसे सवरग या किसी देवीय शक्ति ने आदेश दिया कि अमुक व्यक्ति को मार डालो भाई। ठीक है भाई, आरोपी की नजर में वह उस व्यक्ति को नहीं मार रहा भाई, ठीक है, बल्कि वह तो एक ईश्वरीय कार्य कर रहा है। उसे लगता है कि वह जो कर रहा है वह बहुत ही पवित्र और सही है। कानून की नजर में भी यहाँ अपराधी यह जानने में पूरी तरह असमर्थ है कि उसका कार्य दोषपूर्ण है या कानून के खिलाफ है। उसे तो लगता है कि वह धर्म का पालन कर रहा है। परिणाम क्या होगा वो इसका, चूंकि उसे गलत होने का बोध ही नहीं है, इसलिए धारा 22 के तहत वह सजा का हकदार नहीं है, उसे इलाज की जरूरत है। भ्रम का बचाव तभी मिलता है जब भ्रम इतना गहरा हो कि वह सही गलत की पूरी समझ को ही मिटा दे। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। सावधान रहें, अगर किसी अपराधी को बस यह भ्रम है कि लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं और वह उस गुस्से में किसी को मार दे, तो यह बचाव नहीं है भाई, ध्यान रखना। यहाँ पे धारा 22 आपका बचाव नहीं करेगी। बचाव केवल तब है जब उस भ्रम यानी कि सवरक के आदेश, दानव का हमला के कारण उसे यह बिल्कुल न पता चले कि मैं जो कर रहा हूं वह किसी इंसान के लिए बुरा है। सबूत का भार, धारा 22 बीएनएस कानून कहता है कि हर इंसान सामान्य है। जब आप कोर्ट में पागलपन का दावा करते हैं तो खेल के नियम थोड़े बदल जाते हैं भाई। इसे आप 4 आसान पॉइंटों में देखते हैं। तो जब आप कोर्ट में पागलपन का दावा करते हैं तो 4 पॉइंट खेल के नियम यानी कि केस के नियम बदल जाते हैं। अब आपने दावा तो कर दिया, तो साबित कौन करेगा कि आप पागल हैं। कानून की पक्की धारणा, कोर्ट शुरू से ही यह मानकर चलता है कि अभियुक्त पूरी तरह स्वस्थ है, जो आरोपी है वो पूरी तरह स्वस्थ है। उसे पता था कि वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। सरकारी वकील यानी कि जो अभियोजन जो है, अभियोजन को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आरोपी पागल नहीं था। यह तो कानून की नजर में पहले से ही सच है कि आरोपी क्या है। जज साहब खुद ही मान रहे, कानून यही मान रहा है कि आरोपी जो है सौचित है। साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी कि पागल है। अगर आप चाहते हैं कि आपको धारा 22 का फायदा मिले तो यह साबित करने का काम किसका है, आपका है, अभियुक्त का है। आपको कोर्ट में ठोस सबूत देने होंगे, जैसे मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टरों की गवाही या ऐसा व्यवहार जो साबित करे कि आप उस वक्त क्या थे, सच में पागल थे। ठीक है, संदेह का लाभ भी सबसे महत्वपूर्ण है। यह सबसे शानदार नियम है। मान लीजिए आप यह साबित नहीं कर पाए कि आप पक्के पागल थे। ठीक है, तो आप ये साबित नहीं कर पाए कि आप पक्के पागल थे, तो संदेह का लाभ क्या है, आपके सबूतों को देखकर कोर्ट के मन में यह युक्त संदेह पैदा हो गया कि हो सकता है कि उस समय आरोपी का दिमाग ठीक न हो, तो कोर्ट आपको बरी कर सकती है। ठीक है, अगर कोर्ट को ये लगे कि आपका दिमाग सही नहीं था उस समय, तो कोर्ट आपको बरी सकती है, तो आपको संदेह का लाभ मिल सकता है। ठीक है, संदेह का लाभ हमेशा अभियुक्त को मिलता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। तो आज का जो है हमारा लास्ट पॉइंट, दुराश्रय मेंसरिया। तो दुराश्रय को साबित करना अभियोजन पक्ष में, सरकारी वकील को यह साबित करना होगा कि आरोपी ने जो किया वह गलत इरादे दुराश्रय से किया था। अगर अभियुक्त कोर्ट के मन में यह शक पैदा कर दे कि बीमारी के कारण उसका इरादा ही नहीं था, तो अपराध साबित करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और इसका फायदा किसको मिलेगा, आरोपी को मिलेगा, अभियुक्त को मिलेगा। केस का सार भाई, देवीदास लोका राठौड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो देवीदास लोका राठौड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र,
इस केस में बहुत बड़ा टकराव था। क्या टकराव था? एक तरफ अभियुक्त जिसके पास डॉक्टर का सर्टिफिकेट था कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा था, ठीक है। तो दूसरी तरफ पीड़ित के गवाह जो कोर्ट में आकर कह रहे थे कि नहीं, अपराध करते समय तो वह एकदम ठीक लग रहा था भाई, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था? अब दोनों टकराव हो गए, एक तो मेडिकल रिपोर्ट बिड़ गई और दूसरे साक्ष्य बिड़ गए, जो गवाह वाले थे वो बिड़ गई। क्या बात थी? सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही तार्किक बात कही। उन्होंने कहा कि सिर्फ गवाहों के मौखिक बयान के आधार पर मेडिकल रिपोर्ट को खारिज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अदालत ने जो सिद्धांत दिया, अदालत ने क्या कहा, उसे आप इन 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। अब अदालत ये बोली कि जो गवाह जो हैं, इनके बयानों के आधार पे आप जो है मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं ठुकरा सकते। तो अदालत ने क्या कहा? 3 बिंदु दी। मेडिकल सबूत भारी पड़ा है, मेडिकल सबूत भारी पड़ता है, ठीक है। ये बोला किसने? अदालत ने। जब एक डॉक्टर जो केस का विशेषज्ञ है यह लिख कर दे रहा है कि अभियुक्त बीमार था, तो उसे सिर्फ इस आधार पर नहीं नकारा जा सकता कि पास खड़े किसी गवाह को वह ठीक लग रहा था। गवाह को क्या पता कि अंदरूनी तौर पर उसका दिमाग कैसे काम कर रहा था। पॉइंट नंबर 1 बन गया यहाँ पे। संदेह का जन्म भाई। मेडिकल रिपोर्ट और गवाह के बयानों में अंतर होने के कारण कोर्ट ने मन में एक संदेह पैदा होगा। तो कोर्ट के मन में संदेह पैदा होना था। मेडिकल रिपोर्ट तो ये बोल रही है कि हाँ दिमागी रूप से पागल था, गवाह ये बोल रही है सही दिख रहा था। तो संदेह पैदा होगा कि क्या सच में वह उस समय बीमार था या नहीं। अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी। कानून का नियम है कि आरोपी को संदेह से परे साबित करना अभियोजन यानी कि सरकारी वकील का काम है, ठीक है। तो अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी क्या है कि कानून का नियम है ये कि आरोपी को संदेह से परे साबित करना अभियोजन पक्ष का काम है। कि संदेह से परे साबित कर दिया, किसी ने किया, को संदेह ही नहीं रहा हो कि कोई घटना हुई है, कोई संदेह नहीं है कि इसने नहीं की, सभी तथ्य उसके विपक्ष में जा रहे हैं। यदि कोर्ट के मन में संदेह पैदा हो गया तो उस संदेह को पूरी तरह खत्म करने का जिम्मा सरकार का है, सरकारी वकील का है। अगर सरकार यह साबित नहीं कर पाई कि अभियुक्त उस समय पक्का स्वस्थ था, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? अभियुक्त को मिलेगा, आरोपी को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना और ये केस ध्यान रखना, ठीक है। केस का नाम था देवीदास लोका, राठौड़ बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में ये बात कही गई थी। तो आज जो है हमने धारा 22 के बारे में चर्चा की। आगे की जो धाराएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करें। और आज के लिए इतना ही। आशा आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।